आदाब दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जंग, सियासत और प्रोपेगेंडा के ऐसे राज जिन्हें देखकर पूरी दुनिया है हैरान। ईरान की डॉल्फिन का सच, अमेरिकी हिमार्स पर हमला, अरागची की दो टूक चेतावनी और मिनाब 168 का भावुक पैगाम। हर खबर अपने आप में है एक बड़ा खुलासा। गजा में मस्जिदों पर मिसाइलें बरसी, अल अक्सा में फिर तनाव भड़का, जबकि एआई के जरिए दुनिया की सोच बदलने की नई जंग तेज हो गई। तो आइए एक एक करके जानते हैं आज की वो बड़ी खबरें जो मिडिल ईस्ट की जंग का रुख भी बदल सकती हैं और दुनिया की सियासत का चेहरा भी। मिडिल ईस्ट की खबरों पर आने से पहले मैं आपको हिंदुस्तान की एक अपडेट देना चाहता हूं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों, बातें हैं मिडिल ईस्ट की खबरों पर। दोस्तों, क्या आपको वाकया याद है जब CNN ने एक एक्सपर्ट को बुलाकर दावा करवाया था कि ईरान डॉल्फिन पर बम लगाकर उनका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशन में कर रहा। ये दावा उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने इसे खूब मीम्स और मजाक का विषय बनाया था। लेकिन किसी भी समझदार इंसान को ये बात बेतुकी लगी कि एक देश अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के दौर में समुद्री जीवों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन असलियत ये कि ईरान के पास डॉल्फिन नाम की मिनी सबमरीन छोटी पनडुब्बियां हैं और यही वो डॉल्फिन है जिनका प्रदर्शन हाल ही में ईरान में एक सैन्य प्रदर्शनी में किया गया। यानी ईरान ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं के हिस्से के तौर पर इन मानव रहित पनडुब्बियों को विकसित किया जो पानी के अंदर टोही और विशेष ऑपरेशन कर सकती हैं और उनका नाम डॉल्फिन रखा गया है। जबकि CNN के उस एक्सपर्ट ने या तो जानबूझकर या फिर नासमझी में इस नाम का अलग अर्थ निकालकर यह कह दिया कि ईरान असली डॉल्फिनों पर बम लगाकर भेज रहा। और जब ये बात सामने आई कि असल में ये मशीनें हैं तो लोगों ने CNN और उसे तथाकथित विशेषज्ञ की खूब खिल्लियां उड़ाई हैं, क्योंकि ये उस मीडिया की उस घटिया स्तर की रिपोर्टिंग का उदाहरण बन गया जो बिना तथ्यों की तस्दीक के सनसनीखेज खबरें चला देता। और ये घटना ये भी दिखाती कि कैसे पश्चिमी मीडिया कभी कभी ईरान के खिलाफ बेतुके दावे पेश करके उसे बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आए उसे खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट की जंग 13वीं रात में भी जारी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान पर 13वीं रात के हवाई हमले पूरे कर लिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जहाजों की आवाजाही के लिए खुले हैं। यानी वे ये संदेश पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हमलों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और फारस की खाड़ी में नौवहन यानी जहाजरानी पर कोई असर नहीं पड़ा और व्यापारिक जहाज बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन उनके इस दावे के बावजूद ईरानी सरकार समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक अमेरिकी मिसाइल हमलों में तप्पे इलाके को निशाना बनाया गया, जहां इमारतों पर छर्रे गिरने से 2 लोग घायल हो गए और ये क्षेत्र एक घनी आबादी वाला इलाका है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत के उत्तरी इलाके से एक CCTV फुटेज सामने आया जिसमें ईरानी जवाबी हमले के बाद अमेरिकी हिमार्स हाई मोबाइलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम प्रणाली को निशाना बनाते हुए एक भीषण आग भड़कती हुई नजर आ रही है। और यह फुटेज उस बढ़ती क्षेत्रीय जंग का एक और सबूत बन गया, क्योंकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य उपकरणों को ऐसे निशाने पर लिया है मानो वे रियल टाइम सर्विलांस और सटीकता के साथ काम कर रहे हों। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक विशाल धमाके के बाद आग के शोले आसमान की तरफ उड़ते हैं और आसपास का इलाका धुएं और लिफ्टों से भर जाता है, जबकि अमेरिकी सैन्यकर्मी इमरजेंसी रिस्पांस में जुटे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वे आग पर काबू पाते, ईरानी पलटवार ने अपना काम कर दिखाई। ये हमला ऑपरेशन नसटू की उसी लहर का हिस्सा है जिसमें ईरान ने पहले ही बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में अमेरिकी रडार पैट्रियट सिस्टम और एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया था। और अब हिमार्स को निशाना बनाकर उसने अमेरिकी ग्राउंड आर्टिलरी क्षमता को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि हिमार्स अमेरिकी सेना की सबसे अहम हथियार प्रणालियों में से एक है जिसका उपयोग दूर से सटीक हमले करने के लिए किया जाता है। और अगर यह सिस्टम ईरानी मिसाइलों की चपेट में आ गया तो इसका मतलब है कि अमेरिकी तोपखाना क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। और यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विशेषज्ञों और जानकारों के बीच चर्चा का विषय बन गया कि क्या यह घटना कुवैत में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के भविष्य यानी मुस्तकबिल को प्रभावित करेगी, क्योंकि इस हमले ने दिखा दिया कि ईरान न सिर्फ फारस की खाड़ी बल्कि कुवैत के अमेरिकी ठिकानों को भी सटीकता से भेद
सकता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बड़ी वैश्विक चेतावनी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की कोई सरकार देश की संपत्ति को जब्त करने की परंपरा को सामान्य कर लेती है तो ये खतरनाक मिसाइल कायम करेगा और इसका मतलब होगा कि दुनिया के किसी भी देश की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि एक देश किसी दूसरे देश की जायज संपत्तियों को किसी भी बहाने से रोक सकता है या उसे जब्त कर सकता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद को ही हिला देता है और इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि हर उस देश पर पड़ेगा जो कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों या वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर है, क्योंकि जब संपत्ति की सुरक्षा खत्म हो जाती है तो कोई भी निवेशक, कोई भी सरकार और कोई भी केंद्रीय बैंक ये भरोसा नहीं कर सकता कि उसके पास जमा धन या संपत्ति कल को जब्त नहीं कर ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची किर्गिस्तान पहुंचे हैं और उनके इस दौरे की खास बात यह है कि वे मिनाब 168 विमान में सवार होकर गए हैं, जो अपने आप में एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक संदेश है, क्योंकि 168 उन ईरानी बच्चों की संख्या जो अमेरिकी बमबारी के दौरान मिनाब शहर के एक प्राथमिक विद्यालय में शहीद हो गए और अराक्ची ने इस विमान में सफर करके उन मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अमेरिकी आक्रामकता की भेंट चढ़कर इस जंग के नागरिक चेहरे को दुनिया के सामने रखा। और ये कदम ईरानी कूटनीति का एक अंदाज है जहां वे ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी चपेट में मासूम बच्चे, स्कूल और नागरिक इलाके भी आए हैं और अराक्ची का ये इशारा उस घाव को फिर से हरा कर रहा है जो मिनाब में उस दर्दनाक घटना के बाद कभी भरा नहीं, क्योंकि वहां अमेरिकी बमों ने स्कूल की दीवारों के भीतर पढ़ने वाले बच्चों की किताबों और खिलौनों के साथ उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। और इस विमान का नामकरण उस घटना की याद को जिंदा रखने का एक तरीका है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये ना भूल सके कि युद्ध के अपराध सिर्फ बड़े हथियारों और ठिकानों तक सीमित नहीं होते बल्कि उनके सबसे बड़ी कुर्बानी वे बच्चे होते हैं जो स्कूल में बैठे होते हैं और अचानक बमों की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं गजा की, जहां गजा के मध्य में स्थित अल बुरेज शरणार्थी शिविर से एक ऐसा दिल दहलाने वाला वीडियो सामने है जिसमें इजरायली युद्धक विमानों ने अल नूर मस्जिद पर 2 मिसाइलें दागकर पूरी तरह तबाह कर दी। और ये घटना उस वक्त की है जब रात का अंधेरा था और मस्जिदों में नमाजियों की मौजूदगी की पूरी संभावना थी। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अचानक आसमान से एक तेज रोशनी और फिर जोरदार धमाके के साथ मस्जिद की इमारत ढह जाती है और उसकी जगह धूल, मलबा और आग की लपटें छा जाती हैं और आसपास मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और कुछ राहगीर मलबे के दबे लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। ये नजारा उस बर्बरता का एक और सबूत है जो गजा में रोज हो रही है, जहां ना स्कूल बचे हैं, ना अस्पताल और अब मस्जिदें भी नहीं बची हैं। और इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इजराइल की इस कार्रवाई को धार्मिक स्थलों के खिलाफ युद्ध अपराध करार दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी धार्मिक इमारत को सैन्य अभियान का निशाना नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा रहा हो। लेकिन इजराइल ने बिना किसी चेतावनी की एक मस्जिद पर 2 मिसाइलें दागी और उसे जमीन में मिला दिया। और जब स्थानीय निवासियों ने मलबे में से लाशें निकालने शुरू की, पता चला कि इनमें वे लोग भी शामिल थे जो रात की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए थे। और इस हमले ने गजा में पहले से जारी तबाही को और गहरा कर दिया। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कब्जे वाले अल कुद्स से आज एक बेहद दर्दनाक और उकसाने वाली खबर आई है। इजरायली अतिवादी मंत्री बेन गुवीर और कई नेशर सदस्यों के क़यादत में 4000 से अधिक इजरायली बासिंदों ने मस्जिद अल अक्सा के आंगन में धावा बोल दिया और सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान करके इस पवित्र यानी पाक स्थल की पवित्रता यानी पाकीज़गी को ठेस पहुंचाई है। और ये घटना उस वक्त और भी खतरनाक हो जाती है जब अल अक्सा मस्जिद न सिर्फ फलस्तीनियों के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान है और यहाँ हजारों सालों से केवल मुसलमान ही नमाज पढ़ते आए हैं। दोस्तों इजरायली प्रशासन ने पहले भी अल अक्सा पर कब्जे और उसे यहूदियों के लिए खोलने की साजिशों का समर्थन किया है और इस बार हजारों बासिंदे यहूदी धार्मिक त्योहार के बहाने मस्जिद में घुसे और वहां नाच गाना, गीत और प्रार्थना के साथ एक मुजाहरा किया जिसे फिलिस्तीनी मीडिया ने एक धार्मिक आक्रमण के रूप में कवर किया। और जैसे ये खबर सामने आई पूरे मुस्लिम जगत में गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि अल अक्सा की पवित्रता मुसलमानों के दिलों में जान से ज्यादा
लजीज है। और जब कोई बेन गवीर जैसा चीफ मंत्री अपने हजारों समर्थकों के साथ इस पवित्र स्थान पर धावा बोलता है तो वो न सिर्फ एक धार्मिक स्थल का अपमान करता है बल्कि पूरी एक उम्मा की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।